वैसे दो शेयर में आपको वापस दिखाना चाहूँगा। एक तो जेएम फाइनेंशियल, जिसमें अभी एक ब्लॉक डील हुई थी, 90 लाख से ज़्यादा शेयर्स थे, वो हुए थे 98 पे, लेकिन अभी ये 106 हो चुका है। तो डील लगते ही ये शेयर करीब करीब 8 रुपये चला, यानी कि 7% उस डील के बाद हुआ है। एक और शेयर देखिए, आदित्य बिरला मनी। आप इसका सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट लगाइए 7 दिन का, आपको पता लगेगा 7 दिन के अंदर 5 दिन तो इस सर्किट पे ही था। पहले 20% के लग रहे थे और अब करीब इसमें 10-10% के सर्किट लगे हैं। ये 30-40 रुपये से शेयर चल कर आज 62.5 का तो हो ही चुका है। अब मयूरेश, क्योंकि इस बार के रिजल्ट सीजन में ऐसे कुछ एक थेमेटिक शेयर्स चल सकते हैं, आपके आप आइडियोलॉजी के लिए क्या बाय कर रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए, और किस में अभी कुछ नहीं करना चाहते, सुनना चाहते मैनेजमेंट की कमेंट्री? सो लार्जली अगेन डिप्पी, जैसे मैंने कहा, आई थिंक आईटी कंपनियों के आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना बहुत ज़रूरी होगा, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, DMO, REMO and what global headwinds they are facing. So I think that is one sector where I'll watch out for management commentary. But largely I think banking और financial क्षेत्र, अगर हम बोले private sector banks, large public sector banks, housing finance companies, small payment banks, microfinance companies, मेरे ख्याल से I think the worst probably in terms of Q3, Q4 is probably in the price, और जिन्होंने इतना asset quality pressures recognize किए हैं balance sheet के ऊपर, slowly and steadily I think वो alleviate होते जाएंगे. Consumer discretionary as a theme should bounce back very very strongly. इसमें चुनिंदा स्टॉक्स में वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों देखने मिलेगी, और हालांकि हमने इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन ज़रूर देखा है ये क्षेत्र के लिए, आई थिंक प्राइस थ्रू पास थ्रू हैज़ प्रॉब्ली हैपेंड इन द फ्यू ऑफ द स्टॉक्स दैट वी आर प्रॉब्ली लुकिंग एट. तो मुझे लगता है आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो एंसिलरीज, FMCG, आई थिंक विल बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. कैपिटल गुड्स और IT स्पेसिफिकली आई थिंक मैं देखना चाहूँगा व्हाट मैनेजमेंट कमेंट्रीज आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर आउटलुक. और टेलीकॉम जनरली आई थिंक शुड हैव अ लॉट ऑफ पेन in this quarter going ahead as well. बिल्कुल. चलिए मयूरेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. एक बार लिकर स्टॉक्स को देखते हैं. लिकर स्टॉक्स में चाहे वो USL हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर बाकी स्टॉक्स, यहाँ पर डाउनग्रेड आए हैं काफ़ी ब्रोकरेजेस के. और आज भी आप देखिए USL ऑलमोस्ट 0.2% नीचे है. यूनाइटेड ब्रूअरीज सेलिंग प्रेशर देख रहा है. GM ब्रूअरीज और रैडिको खैतान में तो आज भी उतनी ही स्टीप गिरावट है जिसकी आशंका बनी हुई थी. पायोनियर को देखिए 9% नीचे इस समय ये ट्रेड कर रहा है. मैकडॉवेल्स होल्डिंग्स है जो कि 2.5% नीचे है. ग्लोबल स्पिरिट्स 5% नीचे. सो अक्रॉस द बोर्ड आज भी ब्लीडिंग चल ही रही है. अविनाश, आज भी काफ़ी आए हैं डाउनग्रेड्स यहाँ पर. थोड़े समय के लिए वेट एंड वॉच ही करना चाहिए. इट्स अ फॉलिंग नाइस सिनारियो क्या? नहीं, बिल्कुल. इनफैक्ट मीर, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का गवर्नमेंट का रवैया है कि अभी सारे स्टेट्स एक बाय एक लिकर सेल्स को बैन कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक नेगेटिव हेडविंड है. और आने वाले 3 से 6 महीने में अगर और थोड़े स्टेट्स लिकर को बैन करते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन कंपनीज़ को जो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ है उनको लेके काफ़ी दिक्कतें हो सकती है. मेरे ख्याल से डेफिनेटली इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच, और आगे मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट्स होंगे उसके बाद ही निवेश करने का मौका होना चाहिए. बट एटलीस्ट इन द नियर टर्म, कम से कम नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में हमको लग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इन सारी कंपनीज दबाव में रहेगी. ठीक है. इस बीच गैस की 2 कंपनीज के बारे में आपको शुरुआत में बताया था. पेट्रोनेट LNG समय करीब 2.5% ऊपर है, और गेल हालांकि उतना प्ले नहीं देगा क्योंकि LNG US से आएगी, तो पेट्रोनेट LNG को भी बड़ा बेनिफिशियरी होगा. ये करीब 2.5% ऊपर है. पाइप्स के जरिए आएगी, गेल भी उसका बेनिफिशियरी होगा. एक बाटा इंडिया भी देख लीजिए, आज फिर से 2% ऊपर है. एस्कॉर्ट्स भी देखिए, ये भी करीब 2% ऊपर है. ये टिपिकली ट्रेडर्स के शेयर्स भी हैं. इसमें एस्कॉर्ट्स तो रिसेंटली F&O में भी शामिल हुआ है, अच्छा प्ले भी यहाँ पे चल रहा है. सुब्रा, एक तो एस्कॉर्ट्स पे आपका व्यू चाहिए. ये 600-650 के पार भी हो सकता है क्या? कुछ न्यूज़ फ्लो इसको चेस कर रहा है क्या? ये ऐसे चल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ न्यूज़ फ्लो तो इसके साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है. लेकिन हर रोज़ बाजार कहीं भी हो, एस्कॉर्ट्स अच्छा चलता है. डिम्पी, आई थिंक ब्रॉडली अगर हम लास्ट आई थिंक 1.5-2 साल में देखें तो ये ऑलरेडी एक काफ़ी ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है. और मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं ये मोमेंटम थमने का ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं है. और जहाँ तक टेक्निकल्स का सवाल, आई थिंक 550 के ऊपर जैसे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से और भी ऊपर जाने की पूरी संभावना है. करंट प्राइस पे आई थिंक होल्ड का मैं सलाह दूंगा. शायद यहाँ पर कोई फ्रेश निवेश का शायद मैं एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास आई थिंक होल्ड ऑन कर सकते, क्योंकि इसमें उम्मीद से बेहतर रिटर्न्स दिए, तो आने वाले टाइम पे भी आने के ऐसे मोमेंटम रहने की पूरी संभावना है.
एक बार एविएशन स्टॉक्स सारे देख लेते हैं। इंटरग्लोब तो लीड कर ही रहा है, अच्छा रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। और जो बाकी एविएशन स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट कल हमने क्लोजिंग में भी देखा था मोमेंटम ठीक था, और आज भी देखिए पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1-1.5% की तेज़ी ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। राजेश, आप कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या? देखिए एविएशन में डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड रिकमेंड करूँगा। जैसे कि अगर यहाँ पे जेट एयरवेज की बात करें तो जेट का जो टेक्निकल ब्रेकआउट है वो रफली देखा हमने 460 से लेके इसमें एक 540 तक की रैली थी, और 540 से एक करेक्शन देखा 480 तक। मुझे लगता है कि इट्स अ रनिंग करेक्शन और वन कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग इन जेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 500। अपसाइड में मुझे लगता है कि 540 का जो लेवल है ये एक बार के लिए ब्रीच करेगा, यानी ब्रेकआउट देगा, और रफली जो टारगेट है इसका अनफोल्ड होगा वो 565 टू 570 का तक का है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज क्वाइट इन फेवर ऑफ जेट एयरवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप फटाफट से ये देख लेते हैं आज का सुपर शेयर कौन सा है। आज सुबह टुडे ट्रेड चला, अब सुपर शेयर की बारी, बताइए सुमित। शुक्रिया डिम्पी। आज एक अच्छी वैल्यू मिली है, और वैल्यू मिली है ज्वेलरी स्पेस के अंदर। रेनेसां ज्वेलरी को चुना है। कंपनी जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार के अंदर है, मेजरली एक्सपोर्ट कंपनी का बिजनेस है, प्लस कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी कई सारे ऑर्डर से जिन्हें केटर करती है। कंपनी का जो डेट स्टेटस है, सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं। करीब 40% के आसपास का डेट कंपनी पिछले 3 साल में रिड्यूस कर चुकी है। 75% कंपनी में हिस्सेदारी जो है प्रमोटर ओन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, और ये अब से नहीं काफ़ी समय से इंटैक्ट उनकी होल्डिंग है, एक भी हिस्सा गिरवी नहीं। प्रमोटर का एग्जैक्ट 75% ही उनके पास हिस्सेदारी है। लगातार नंबर साउंड है, और इस तिमाही में कंजर्वेटिव साइड पर भी जो नंबर्स इंप्रूव होने की उम्मीद है, वो भी करीब 3 से 4 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। एक तो लो बेस का इम्पैक्ट है, दूसरा कंपनी को जो ऑर्डर्स रिसेंटली मिले थे उसका भी जो इम्पैक्ट है वो इस तिमाही के नंबर्स के अंदर आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो कंजर्वेटिव साइड पर रहकर भी करीब 3 से 4 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी जो मुनाफा है वो करीब 2 से 3 गुना बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस क्वार्टर के लिए एटलीस्ट, यानी Q4 में। इसके अलावा कैश EPS करीब 22 रुपए के आसपास की है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक के साथ है वो है इसकी वैल्यू महज 4 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। बाजार जबकि इतनी तेजी दिखा चुका है, जेम्स एंड ज्वेलरी में भी बाइंग आ चुकी है, लेकिन ये स्टॉक पर्टिकुलरली अभी भी सिर्फ 4 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, और करीब 32 रुपए की EPS है। तो वैल्यू वाइज देखें तो एक अच्छे दाम पर अवेलेबल है, जबकि पूरा सेक्टर करीब 22 से 23 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। ये शेयर महज 4 के मल्टीपल पर है, और एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी ने मेंटेन किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना है 210 रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अच्छा मूव देखने को मिला है। इस काउंटर पर नज़र रखिएगा 162, लेकिन जो टारगेट है वो 210 का है। अविनाश, आपसे आखिरी सवाल, कोई ज्वेलरी स्टॉक्स पर राय है क्या आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि फ्रंटलाइन कंपनीज में PC ज्वेलर्स और टाइटन, हमको लग रहा है ये दोनों ही कंपनीज के जो नतीजे आएंगे मीर काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो मार्केट्स ने एक्सपेक्ट किया था वो मेरे ख्याल से इन कंपनीज़ को एक्चुअली बेनिफिट करेगा। तो इन कंपनीज़ पे नज़र रखें। हमको लग रहा है कि नियर टर्म में कम से कम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इस बीच आप एक ABB पे भी ध्यान रखें, आज ये करीब 2.5% ऊपर है। इस पूरे हफ्ते का इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ABB क्या स्मार्टली मूव करके गया है। पूरे एक वीक के अंदर ये 1300 का शेयर था, अब 1450, यानी कि 150 रुपये दिया है इसने। एक बार राजेश इसका चार्ट आप देखिए, अभी और चलने वाला है क्या कि 1500 टारगेट होना चाहिए, जिसके पास भी होल्डिंग है इसकी? या डेफिनेटली, लेकिन डिम्पी यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जो कल का दिन है इट्स अ इन्वर्टेड हैमर एज फार एज द कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसर्न। तो आज के लिए जो कल का जो हाई था वो रफली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1452 के आसपास रहेगा। अगर वो लेवल निकाल दे तो मे बी ये 1500 तक का टारगेट हिट करेगा। 1500 का जो लेवल है व्हाट यू आर लुकिंग एट इट्स अ डबल टॉप फॉर्मेशन जो इसका अर्लियर हाई था। तो येस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक बार के लिए जाएगा, इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्रेकआउट इज ऑल्सो नेसेसरी। लेकिन फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे अवॉइड करें। जो जिनके पास पोजीशन है डिम्पी, उनके लिए स्टॉप लॉस मैं इसे रेकमेंड करूँगा रफली 1400 का। तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपना जो लॉन्ग पोजीशन है ABB में होल्ड करें। ठीक है सुनील, एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली GST के बेनिफिशरीज में लॉजिस्टिक तो सबको समझ में है, काफ़ी चले भी हैं, लेकिन कुछ एक और GST बेनिफिशरीज को आप ऐड करना चाहेंगे? मिसाल के तौर पर लेदर हो सकते हैं, कुछ सेरेमिक कंपनीज हो सकती हैं। देखिए
जीएसटी में जो भी मल्टी लोकेशनल प्लान्स होते हैं मल्टी स्टेट्स में, उनको बहुत बेनिफिट, सो सीमेंट मन में आती है, ऑटो मन में आती है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में होता है, रॉ मटेरियल्स 2-3 और स्टेट से अंदर आते हैं और बिक्री सेल्स 3-4 स्टेट्स में लगते हैं, तो उनको ये मल्टीपल टैक्सेशन का जो असर पुराने टैक्सेशन रेजिम में पड़ रहा था, जीएसटी में उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सो मेरे ख्याल में सीमेंट और ऑटो सेक्टर में ये दोनों बहुत बड़ी बेनिफिशरीज होंगे इस जीएसटी के कारण। ठीक है, इस बीच कुछ एक और दो शेयर्स देख लीजिए जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसमें इन्फोसिस ठीक नंबर से पहले आज थोड़ा सा इसमें मूवमेंट पॉजिटिव बना है। इसके और पीयर्स भी देखिए आप, विप्रो ये भी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। माइंडट्री इसके अंदर भी हमको हरा निशान देखने को मिल रहा है। टिपिकली वो सारे शेयर्स थे जो कि काफ़ी नुकसान हमको पहुंचा रहे थे, लेकिन आज ये थोड़ा सा सुधरे हैं। उज्जीवन क्योंकि F&O बैन में है, कल तो ये रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन आज रिकवरी दिखा रहा है और एक करीब 2% ऊपर है। सुब्रा उज्जीवन पे आपकी रिकमेंडेशन, F&O बैन में है, टिपिकली कल एक्सपेक्टेड था कि कल 2% ऊपर आ जाना चाहिए, कल नहीं आया, आज आ गया है। ये और चलने वाला है क्या जब तक बैन में ही रहेगा? जी ब्रॉडली अगर हम ये सब एनबीएफसीज की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस, और खास करके जो एफएनओ में इंक्लूड हुआ है, कहीं ना कहीं एक वीकनेस की और संकेत कर रहा है। तो मेरा मानना है कि शायद भले आज के उछाल में एक थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छी खासी यहाँ रेजिस्टेंस है 420-25 के आसपास, तो उसके आसपास अगर आए तो आई थिंक वापस एक बिकवाल आने की पूरी संभावना है। तो फॉर द करंट टाइम, फॉर करंट स्टेज आई थिंक एक बार अवॉइड करना बेहतर स्ट्रेटजी रहेगा। बिल्कुल। राजेश, आपसे आखिरी सवाल होगा, आज लेदर स्टॉक्स में देखिए बाटा, लिबर्टी, इन सब पर मूव अच्छा देखने को मिल रहा है, आप कोई ट्रेड लेंगे क्या यहाँ पर? देखिए डेफिनेटली बाटा में मोमेंटम अच्छा है, 2.2% अप है। अगर यहाँ पे टेक्निकली देखें तो इट्स अ फॉलिंग वेज, और जिसका ब्रेकआउट आज उसने दिया है रफली 565 का इसका लेवल था, वेज का रेजिस्टेंस था। तो मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस पे अगर ट्रेड करे प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस, क्योंकि इसमें स्विंग और मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो वन कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 568 to 570। अपसाइड में मुझे लगता है इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रफली रहेगा 602, यानी 600 का टारगेट पकड़ के चलिए। सुनील, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी होगा कि फार्मा और आईटी दोनों ही थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, टिपिकली ज़्यादा कन्विक्शन कहाँ पर है, फार्मा में या फिर आईटी में? बिटवीन फार्मा एंड आईटी हमारे पास आईटी में ज़्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट, कई तरह के इंडस्ट्रीज उनके कस्टमर्स है, ज़्यादातर B2B है। फिर इस फार्मा में इट्स अ मिक्स्ड बैग, कोई B2C कंपनीज है, कोई जेनेरिक्स है, कोई नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग करती है, फिर किसी का FDA के साथ कुछ लेना देना है। तो फार्मा में क्या है कि एक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और फार्मा के अंदर सब सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच होती है, फिर आईटी ऐसी नहीं है। आईटी एक ब्रॉड बेस्ड है और कटिंग एज सोल्यूशन जो भी कंपनी करती है। यहाँ पे आज जो वैल्यूएशंस में थोड़ा दबाव आ रहा है इन दोनों सेक्टर में से, क्योंकि रुपी स्ट्रेंथन हो रही है और अपना यूएस में भी जो वीज़ा के बारे में जो चर्चा चल रही है, तो उसमें आप देखें कि हमारी आईटी में ऐसे गुड वैल्यू बाइंग देखने को मिल रहा है कि एक 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम में डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। सो आवर प्रेफरेंस वुड बी आईटी एज अ सेक्टर कंपेयर टू फार्मा।